अशोक, आई थिंक संसद पे हमला हो गया है, तो आई कुडंट बिलीव इट। मुझे ना आश्चर्य हुआ कि ऐसा संसद पे हमला कैसे हो सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट गार्डेड इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने करोल बाग से एम्बेसडर कार खरीदी थी। एक तिलक बाजार है पुरानी दिल्ली में, वहाँ से आई थिंक अमोनियम नाइट्रेट खरीदी थी। और एक खारी बावली है, वहाँ से एल्युमिनियम पाउडर खरीदी थी। और इन्होंने एक मिक्सचर, क्योंकि वो ये जो नाइट्रेट और एल्युमिनियम पाउडर को मिक्स करना था, तो उन्होंने एक मिक्सर भी खरीदी थी। वो खरीदी थी चांदनी चौक से। आई मीन ही एंड देन ही टोल्ड अस, आई मीन सारा उसने बताया दैट कहाँ से खरीदी थी, क्योंकि यही लोकल था, यही सारा लेके जाता था। तो 48 घंटे में पकड़े गए। आप उन्हें दिल्ली ले आए होंगे जी, इंटरोगेशन कर रहे हैं। जी जी। लेकिन जो फांसी हुई फाइनली जी अफजल गुरु को, उसे होते होते मेरा ख्याल है सर 10-11 साल लग गए जी। अगर केस इतनी जल्दी खोल ही लिया था और उसमें शामिल एक आदमी को आप जिंदा ले ही आए थे और वो खुले में सब कुछ बता ही रहा था, फिर 10-11 साल लगना, मतलब मैं मानता हूँ न्यायपालिका हमारे यहाँ पर बहुत केसेस होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया भी है, लेकिन फिर भी जब इतना खुला केस था ही, फिर भी 10-12 साल ज़्यादा नहीं है। कुछ कहाँ मामला फंस गया था? वो पाकिस्तानी नेशनल था, तो वो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया आया था, वैली से लेकर फिर यहाँ पर आया। और उसने फिर एक लोकल लड़की से शादी की। शादी करने के बाद उसने यहाँ अपना एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद में फिर उसने जामिया में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोला, तो जिसको कहते हैं आप लेजिटिमेसी देने के लिए। तो उसने एक पूरा सा स्लीपर सेल में लेजिटिमेसी दिया, आई मीन गिव द लेजिटिमेसी। और ये जो आतंकवादी संगठन था, ये लश्कर तोयबा था। और रेड फोर्ट का जो बैक साइड है, वहाँ से उन्होंने कूद के भागे थे। तो वहाँ से भी जब कूद के भागे थे, तो फिर जब हमने वहाँ की तलाशी वगैरह ली जहाँ से कूद के भागे थे, हमें फिर एक क्लू मिल गया था, लीड मिली थी वहीं से। क्या लीड वही मिली थी दैट ये भागते भागते किसी का पर्स गिर गया था। सच में ऐसा होता है क्या? मोटिवेशन है, अगर आपको टेररिज्म ज्वाइन करने का होता है, जैसे वो तो रिलीजन होता है, जैसे ना फिर आप यू आर रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गए, तो भाई मेरे को कौम के लिए कुछ करना है एंड ऑल दैट। तो इसीलिए मोटिवेशन तो रिलीजन होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो टेररिज्म का सस्टेनेंस होता है वो मनी होता है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सैलरी वैलरी मिल रही है, रिलीजन तो ये बेसिकली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आई मीन जो हमारे टाइम की बात है, आई मीन अब तो काफ़ी टाइम गुजर गए हैं। दोज डेज अगर कोई टेररिस्ट मारा जाता था तो उसके घर वालों को पैसा पहुँचता था, एंड वो रेगुलर मंथली पहुँचता था। कुछ तारीखें भुलाए नहीं भूलती, और ऐसी ही एक तारीख आई थी आज से तकरीबन 23-24 साल पहले। साल 2001 था और संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। मुझे हल्का हल्का याद है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ये सत्र बहुत हंगामा खेज था। इस सत्र में जो बहस चल रही थी वो थी आतंकवाद विरोधी बिल की, और इस बहस के बीच किसी को मालूम नहीं था कि 13 दिसंबर वो तारीख होगी जब कुछ आतंकवादी लोकतंत्र के दिल पर हमला करेंगे, इसी संसद पर हमला करेंगे जहां ये बहस चल रही है। वो हमला हुआ, मुझे आज भी वो फुटेज याद हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन जब भी किसी को ये क्लियर होता रहा, किसी को 2 मिनट में, किसी को 2 सेकंड में, कि ये वाकई आतंकवादी हमला है, हम सब दहल गए, हम सब डर गए, क्योंकि हमने आतंकवादी हमले सुने थे, पढ़े थे, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर थे। ये पहली बार था जब दिल्ली के दिल में ये सब हो रहा था और हम अपनी आंखों से ये सब लाइव देख रहे थे। लेकिन ठीक 48 घंटों के अंदर एक पुलिस अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से इस केस को खोल कर रख दिया। पूरी दुनिया को बताया कि इसकी साजिश किसने रची, कहाँ से हुई, कौन कौन लोग शामिल थे, जो 5 आतंकी थे जो संसद भवन में घुसे थे वो कहाँ से आए थे। और 48 घंटों के अंदर हम सब ने जान लिया कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर हमला करने वाले चेहरे कौन थे, इनका नाम क्या था, ये कहाँ से निकले थे। हमारे साथ अशोक चांद हैं। 32 सालों तक वो अपराध की दुनिया से जूझते रहे। हमें आपको अपने घर पर बैठकर सब सहूलियत से करने की आज़ादी मिले, इसके लिए अपनी जान लगाते रहे। बहुत सारे केस सॉल्व उन्होंने किए हैं, उनके खाते में बहुत सारे केस हैं। पार्लियामेंट अटैक तो एक केस है, इसके अलावा लाल किले पर भी एक हमला हुआ था और जामा मस्जिद पर भी हमला हुआ था, वो सब उन्होंने सुलझाए हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा करियर है सर का। एसीपी क्राइम से रिटायर हुए, 1983 में उन्होंने नौकरी शुरू की थी। तो आज उनसे तो बात करेंगे ही। साथ में हमारे साथ हैं अरविंद ओझा।
आप क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर हैं आज तक में, और बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें जो देश की होती हैं उनमें आपका चेहरा अक्सर नमूदार होता है टीवी पर, तो आप भी किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं वैसे। और मैं तो हूँ ही नितिन ठाकुर, और आप पढ़ाकू नितिन देख और सुन रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू नितिन। तो पहली बार ये प्रयोग हो रहा है कि हम जो पढ़ाकू नितिन में 3 मेहमान हैं, और मतलब तीनों लोग आपस में बात करेंगे, वरना तो 2 ही होते हैं, अक्सर मैं ही कुश्ती कर रहा होता हूँ। आज कुश्ती आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम सभी लोग कुश्ती करेंगे और सबसे मैं सुनूंगा बस। हाँ नहीं, आप बिल्कुल देखिए, अशोक चांद सर के बारे में ये बताना चाहूँगा कि क्राइम रिपोर्टर रहते, मैंने अशोक सर को काफ़ी फॉलो किया, और ख़ास तौर से फॉलो किया क्योंकि जो बड़ा स्कूप, बड़ी खबरें, वो अशोक चांद सर को फॉलो करो तो मिल जाती थी, तो इस वजह से फॉलो किया। एडिशनल सीपी क्राइम के तो जो इनका लास्ट पोस्ट था, वो रिटायर हुए, 32 साल का कैरियर है। कई बड़े बड़े आतंकवादी हमले इन्होंने सॉल्व किए। वो बहुत, दिल्ली में अगर कोई बड़ा क्राइम हो जाए, छोटा सा क्राइम, तो इतना मीडिया हाइप हो जाता है, हम लोग इतना चढ़ जाते हैं एजेंसी पुलिस पर, और जब आतंकवादी हमला हो जाए तो किस तरह का प्रेशर होगा, आप नितिन जी अंदाजा लगा सकते हैं। अशोक सर ने वो 32 साल झेला, कई कंट्रोवर्सीज भी इनके खाते में आई, क्योंकि जब बड़ा आप देखते हैं, और ख़ासतौर से दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल, वो लीड करते हैं, तो वो प्रेशर अपने आप में होता है। तो सर, अशोक सर, आपका बहुत स्वागत है पढ़ाकू नितिन में। नितिन जी ये शो करते हैं, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, और आप एंटी टेरर यूनिट को उस वक्त हेड कर रहे थे। सबसे पहले तो बताइए कि कैसे ये जानकारी मिली थी कि संसद भवन पे अटैक हो गया? एक्चुअली जो 13 दिसंबर 2001 था, इट वाज लाइक कोई भी ऑर्डिनरी डे था, नॉर्मल डे था हमारे लिए। तो जैसे हम लोग ऑफिस आते थे, मैं भी उसी दिन ऑफिस आया था। हमारा ऑफिस उन दिनों पुलिस हेडक्वार्टर्स में होता था, और ऑफिस आके हमारा रूटीन का काम कर रहे थे, तो अचानक सीपी साहब का इंटरकॉम आया मेरे ऑफिस में। कमिश्नर साहब का? कमिश्नर साहब का, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का, दैट ही इज़ टू कॉल मी बाय अशोक। अशोक, आई थिंक संसद पे हमला हो गया है। तो आई कुडंट बिलीव इट। मुझे ना आश्चर्य हुआ कि ऐसा संसद पे हमला कैसे हो सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट गार्डेड इंस्टीट्यूशन है। इनिशियली तो डिसबिलीफ रहा, लेकिन जब पता चला दैट हमला हो गया है, तो इमीडिएटली हमने प्रोसीड किया वहाँ पर पार्लियामेंट, संसद तक, और बाकी हमने भी अपनी टीम जो भी थे सारे सबको इतला कर दी दैट वहाँ पर पहुँचे। जब मैं खुद पहुँचा, क्योंकि PHQ से संसद ज़्यादा दूर नहीं था पुलिस हेडक्वार्टर से, तो जब मैं पहुँचा वहाँ पर तभी भी गोलियाँ चल रही थी। द एक्सचेंज ऑफ फायर वाज गोइंग ऑन, लेकिन कुछ टाइम बाद ये रुक गई। उसके बाद फिर जब सारी हमारी टीम्स वगैरह आई, और हमने फिर जो भी क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन। सब मैं टोक रहा हूँ आपको, सॉरी। जैसे पार्लियामेंट जो आपने बोला, काफ़ी सिक्योरिटी वहाँ पर होती है, वहाँ पर तो CRPF भी वहाँ पर मौजूद थी। जैसे कि आमने सामने का जो गन फाइट होता है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना, जैसे और भी वहाँ पर टीम, तो CRPF क्या, वो जो वहाँ पर CRPF की टीम डिप्लॉय थी, उनको एक्सपीरियंस था उन टेररिस्ट को? हाँ, जो CRPF की जो बाद में हमें पता चला, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, हाँ, जो CRPF की टीम वहाँ पर मौजूद थी, जो पार्लियामेंट को गार्ड कर रही थी उस टाइम, वो एक्चुअली JNK से वापस आई थी कुछ टाइम पहले, 1 आध महीने पहले आई थी। तो उनको टेरर एक्टिविटीज़ के बारे में और टेररिस्ट को कैसे हैंडल करना था उनको पता था। तो आप ये कह सकते हैं दैट इट वाज अ गुड, व्हाट यू कॉल, अच्छा संयोग था, अच्छा संयोग था वो लोग दैट वो वहाँ पर थे, और उन्होंने इमीडिएटली टेक ऑन कर दिया इन टेररिस्ट को, और जिससे क्या हुआ दैट ये टेररिस्ट वेयर न्यूट्रलाइज्ड। मतलब एक तरीके से ये संयोग ही था कि कुछ दिन पहले वो एक जम्मू कश्मीर से टीम आई थी जिसको एक्सपीरियंस था, इस वजह से वो आमने सामने की जो मुठभेड़ थी वो, हाँ, वो इमीडिएटली इन्होंने रिएक्ट कर गए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इमीडिएट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो। और क्योंकि ये जिसको कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं बैटल हार्डन थे,
और उनको पता था कैसे हैंडल करना है टेररिज्म को, टेररिस्ट को। तो इन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया और उससे ये हुआ दैट जैसे मैंने पहले बताया, द टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड। सर अभी जब ये सब हो रहा था और मुझे लग रहा है कि वो जब सत्र चल रहा था तो बीच में हंगामा हो रहा था, तो सत्र थोड़ी देर के लिए रोका गया था और तब कुछ बड़े नेता तो अपने घर जा चुके थे और बहुत सारे लोग अंदर भी थे। आपको जब पता चला उसके बाद फिर आपने क्या किया सबसे पहले? जी, जैसे सबसे पहले तो हम लोग जब जिसको कहते हैं ना मौके पर पहुंचते हैं, उसके बाद ये कहना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी थी, जो उनका जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ था, दे वर वेरी अलर्ट। और उन्होंने इमीडिएटली जो भी वहाँ पर सांसद थे या जो भी वहाँ पर और भी नेतागण थे, सबको इमीडिएटली निकाल दिया गया था वहाँ से। और उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं, वी स्टार्टेड आवर इन्वेस्टिगेशंस। नहीं तो आप और आपकी टीम कैसे, कहाँ गए, क्या किया आपने? मतलब जैसे है ना, पार्लियामेंट अगर आपने देखा है तो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो हर इंच को फिर हमने सारा उसका मुआयना शुरू किया। तो जैसे हम लोग गेट नंबर 1 पे जब पहुँचे तो वहाँ पर एक टेररिस्ट बाद में जिसको आइडेंटिफाई किया गया मोहम्मद बोल के, और वो उनका लीडर ही था। तो ही वॉज वहाँ पर ही वॉज फाउंड देयर, गोली लगी थी उसको, एंड उसके बाद वो ब्लास्ट भी हुआ था। जब हमने उसको जब उसको चेक किया गया तो ही वॉज क्या कहते हैं, उसका बॉडी पे पूरा उन्होंने एक्सप्लोजिव्स लगा रखे थे, ग्रेनेड्स वगैरह उसने अपना सारा लगा रखा था। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा इसमें। प्लीज ये जो अटैक हुआ बेसिकली ये करीब अराउंड 11:40 के आसपास शुरू हुआ था। ये 5 आतंकवादी थे जो सारे पाकिस्तानी नेशनल्स थे। और आपको ये भी बता दें ये जैश ए मोहम्मद के थे, एंड जैश ए मोहम्मद आप सबको पता है कि ये पाक ISI बैक्ड है और लीडर उनका मौलाना मसूद अजहर है। एंड अगर आप रिसेंट में भी जाए, जो पुलवामा अटैक में भी था, तो ये भी जैश ए मोहम्मद जैश का ही हाथ था इसमें। तो ये 5 आतंकवादी आए एक एम्बेसडर कार में और जबरन जहाँ पर जो गेट था उसके अंदर घुस गए। घुसने के बाद पे ये आपके गेट नंबर जो 12 की तरफ चले गए, अगर पार्लियामेंट हाउस का है। वहाँ पहुँचने के बाद में वो गेट बंद मिला इनको। अच्छा। हाँ, उसके और एक वॉच एंड वार्ड स्टाफ था, उसको सस्पिशन हुआ तो उसके पीछे ये भागने लगा, उनके गाड़ी के पीछे। तो ये जब पीछे आए तो गेट नंबर 11 पे आई थिंक गेट नंबर 11 ही है जी, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की कारकेट खड़ी थी, वो कृष्णकांत जी, वो वहाँ से टकराया उस कार से। उसके बाद निकल के उन्होंने फिर अलग अलग जगह फैल गए। सर एक बार पूछ रहा हूँ, जैसे उपराष्ट्रपति की कार से टकराए, उनके काफिले की कार थी, उनकी ही कार थी? नहीं, उनकी काफिले की कार थी। हाँ, बेसिकली कारकेट का मतलब है उनका भी गाड़ी होगा। और तब तक जब गेट तोड़ा तब तक एम्बेसडर कार को लोग फॉलो भी करने लगे थे। हाँ, वो जो वॉच एंड वार्ड वाला था, जब वो क्योंकि दूसरे वो आगे निकल गया था ना गेट नंबर 12 की तरफ, वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। सही। हाँ, तो जब वो कारकेट से निकले, जब वो कारकेट से टकरा गए तो फिर सारे अलग अलग निकल गए हैं। ठीक। हाँ, जो मोहम्मद जो था ये फिर गेट नंबर 1 की तरफ आया जहाँ पर वो मारा गया, और 3 उनमें से गेट नंबर 9 के पास पहुँच गए थे। तो वहाँ पर 3 वहाँ मारे गए, और गेट नंबर 5 में एक था, वहाँ पर वो मारा गया। तो ये सारे पाकिस्तानी नेशनल्स थे। और आपको जैसे पता ही होगा दैट जैश ए मोहम्मद जो है पाक ISI बैक्ड है, टोटली पाक ISI बैक्ड है। और जो मौलाना मसूद अजहर जो उनका लीडर है ये पहले, अगर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं आपको, ये पहले हरकतुल अंसार में थे। हरकतुल अंसार वाज अ मेजर क्या कहते हैं, टेररिस्ट आउटफिट थे। हाँ, उसके बाद ये हरकतुल अंसार में जब थे ये फोर्स्ड क्या कहते हैं, थ्रू द बॉर्डर वो आए थे इंडिया में। आने के बाद ये गिरफ्तार हो गए थे मौलाना मसूद अजहर, और इंडियन जेल में थे। मैं थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा, जो IC 814 की जो हाईजैकिंग हुई थी जी, कंधार में, जैसे नेपाल से वो इंडिया आ रही थी, लेकिन उसको कंधार ले गए थे। उस जो हॉस्टेजेस की जो रिलीज हुई थी, इसमें ये मौलाना मसूद अजहर वाज रिलीज्ड जी। और जाने के बाद में फिर उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट किया, जैश ए मोहम्मद जी।
जैश ए मोहम्मद वॉज अ वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना, पोटेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। पार्लियामेंट अटैक करने से पहले भी इन्होंने जो वैली में, JNK में, इन्होंने उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे वहाँ पर भी इन्होंने ये हमला कराए थे। हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा इन्होंने आर्मी बेसिस पे भी उसने हमला कराया था। तो 13 दिसंबर 2001 जो था उनका ये, क्या कहते हैं, कल्मिनेशन था मोर और लेस, दैट पार्लियामेंट पे अटैक किया। पार्लियामेंट पे जो अटैक किया, इट इज़ एक तो आप कह सकते हो हमारे जो पूरा डेमोक्रेसी पे अटैक किया, लोकतंत्र का। हाँ, लोकतंत्र पे अटैक किया। दूसरे अलावा उस दे वर टारगेटिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑल्सो। बिकॉज आफ्टर पार्लियामेंट अटैक का मतलब क्या हुआ? अच्छा, मतलब वो जो टीम थे वो इनकी कोशिश थी अंदर घुसने के लिए। रीजन रीज़न मैं ये बता रहा हूँ आपको, जब हमने फिर जब उनका जब वी टुक द सर्च एंड ऑल, सबके पास देवर कैरिंग ड्राई फ्रूट्स। अच्छा। हाँ, सारे पैकेट्स में ड्राई फ्रूट्स थे। आर्म्स, एमुनिशन, एक्सप्लोजिव्स तो थे ही थे। ड्राई फ्रूट्स देवर कैरिंग। ड्राई फ्रूट्स का मतलब ये हो जाता है दैट आप हॉस्टेज सिचुएशन के लिए सारा कैरी करते हैं। कई दिन रुकना मतलब था। कई दिन ये अगर रुकना लड़ाई था। चलती, हाँ, इसमें वॉच एंड वार्ड स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इन्होंने जब इंसिडेंट शुरू हुआ, उन्होंने सारे पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए। जो आपने अगर देखा होगा पार्लियामेंट में गए होंगे तो बहुत वुडन बड़े बड़े गेट्स होते हैं, वो बंद कर दिए। तो वो बंद करने से क्या हुआ, नहीं अंदर घुस नहीं पाए। अगर ये घुस जाते हैं अंदर तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। मतलब ये कि ये एक संयोग कहें नितिन की, जो CRPF की टीम थी वो 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर से आई थी, और जो जैसा बताया, जो संसद भवन की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने अलर्टनेस दिखाई, पार्लियामेंट का गेट बंद कर दिया। वरना जैसा सर ने बताया, आपने पूछा कि वो जो ड्राई फ्रूट था वो इसी प्लानिंग में ही थी। पर अरविंद सर, मेरे मन में फिर एक सवाल आ रहा है। आप जैसे कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस संगठन ने एक के बाद एक वारदात की, और ये भी हो रहा था कि ये डायरेक्ट उन जगह पर हमला कर रहे थे जहाँ पर सिक्योरिटी खूब ज़्यादा भी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी हो। हमारे पास कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि संसद पर ऐसा हमला होने वाला है। देखो ना, इंटेलिजेंस इनपुट्स के बारे में ऐसा होता है, आपको मैं बताऊँ, इंटेलिजेंस इनपुट्स होता है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, एक अपना टेक्निकल इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस इनपुट्स तो आती रहती है, जैसे कीप्स ऑन कमिंग, जैसे इंटेलिजेंस इनपुट आती रहती है। लेकिन ये होता है दैट भाई आपने कुछ टेरर मॉड्यूल्स को तो न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दैट इस टेरर मॉड्यूल के बारे में इनपुट नहीं थी, तो इसीलिए दे कुड नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड अर्लियर। हाँ, इस पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन भी करना चाहूँगा अशोक सर की बात पे, कि कई बार जैसे नहीं इंटेल इनपुट आता है कई बार, लेकिन जो जैसे सर ने बताया जैश ए मोहम्मद काफ़ी खतरनाक और मौलाना मसूद अजहर, तो वो लोग भी उनके स्लीपर सेल के जरिए प्रॉपर रेकी करना, ऐसी प्लानिंग करना कि वो डिटेक्ट ना हो पाए। जैसे एम्बेसडर कार, वो जो आप इन्वेस्टिगेशन में आगे बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन से जो दर्शक हैं आपके वो समझ पाएंगे इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ी। जब आप तो वैसे एक्टिव थे ना उस टाइम जर्नलिज्म में? हाँ, जर्नलिज्म में एक्टिव था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को भी फॉलो कर रहे थे आप? इस कहानी को मैंने बहुत लेट थोड़ा सा फॉलो किया, मतलब उस वक्त मैं बहुत बच्चा जैसा था, तो उस वक्त नहीं, उसके बाद मैंने उनको पढ़ा। तो इसलिए मैं जानना चाहते हैं, जैसे आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये दर्शक की होता ना कि आतंकवादी हमला हो गया, हम लोग चलाते हैं, एजेंसियां नाकाम, और उन दिनों बहुत होते थे। हाँ, और एजेंसियां नाकाम, और सुरक्षा एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं। तो ऐसे में एक अधिकारी पर जो यूनिट को हेड कर रहा हो, संसद भवन पे अटैक हो जाए तो क्या प्रेशर रहा होगा। तो किस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, और इन लोगों ने कैसे प्लानिंग की थी कि किसी को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाया इनको, इसके बारे में? आपको मैं ये बताता हूँ दैट इसका जो मेन ये था गाजी बाबा बोल के, जो मौलाना मसूद अजहर का खास आदमी था इंडिया में, और जो वैली में बेस्ड था। उसका असली नाम आई थिंक राना ताहिर नदीम था, और जहाँ ये भी पहले हरकतुल अंसार में ही था। और गाजी बाबा ने ना जो मोहम्मद अफजल है, जो बाद में पकड़ा गया, अफजल गुरु है, जो बाद में पकड़ा गया, ही केम इन कॉन्टैक्ट विद गाजी बाबा। और फिर गाजी बाबा ने सारा ये जो भी प्लान, ऑफ कोर्स मौलाना मसूद अजहर के डायरेक्शन पे सारा ये प्लान हुआ दैट हमें दिल्ली में कुछ बड़ा काम करना है। तो उसके बाद इन्होंने आने के बाद अलग अलग जगह रेकी करी थी। उसके बाद
दे पिन पॉइंटेड ऑन दी पार्लियामेंट। तो इनका जो मेन जो लीडर था ये था मोहम्मद। और जो मोहम्मद के बारे में बताते हैं, कंफर्म तो नहीं हुआ, दैट ये IC 814 में इसका नाम बर्गर बोल के था, सन्नी उर्फ बर्गर, क्योंकि बट लेकिन इसका चेहरा इतना ये हो गया था, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई हिम। लेकिन जब हमने अफजल गुरु को इंट्रोगेट किया तो उसने ये बताया था, मोहम्मद बता रहा था, आई वॉज सन्नी एलियस बर्गर, जो IC 814 में इन्वॉल्व था। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अब ये बता रहा हूँ, जैसे हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, हमने सारे वहाँ पर हमें भारी मात्रा में हथियार मिले थे। मेरे को जो याद है, आई थिंक 4 तो AK-47 मिले थे, पिस्टल्स, रॉकेट ग्रेनेड लॉन्चर्स जिसको कहते हैं, प्लस ग्रेनेड्स, प्लस IEDs, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस थे, जिसको टिफ़िन बॉक्स में बनाया गया था। उसके अलावा पीतल का एक होता था लोटा टाइप, उसमें भी इन्होंने एक्सप्लोजिव डाल के रखा हुआ था। जो एम्बेसडर कार में था उसमें भी एक्सप्लोजिव से, इट वॉज लेडन विद एक्सप्लोजिव्स, पूरा एक्सप्लोजिव था। तो फिर हमने जब आफ्टर देवर शॉट डेड, तो हमें वहाँ पर उनके यहाँ से हमें मोबाइल फ़ोन्स मिले थे, उसके अलावा सिम्स मिले थे, प्लस चिट्स वगैरह मिले थे हैविंग टेलीफोन नंबर्स। तब जब हमने उसको एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद में हमने एक मेन फ़ोन नंबर के ऊपर हमारे ध्यान पूरा गया वहाँ पर। वो मोहम्मद का फ़ोन नंबर था, मोबाइल फ़ोन था। उसका जब हमने क्या कहते हैं ट्रेस करना शुरू किया, किससे बात की, कॉल डिटेल्स वगैरह, तो उससे हमें ये पता चला दैट ही वाज इन टच विद सम लोकल पीपल हियर। हाँ, तो देन हमने उसके फिर पूरी तफ्तीश की उस पर। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं, एक शख्स है जो आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही वाज व्हाट यू कॉल प्रोफेसर गिलानी। हाँ, गिलानी, मिस्टर गिलानी। उसको हमने अरेस्ट किया पहले। उसके बाद जो देयर वाज अनदर लेडी, जो इनफैक्ट हमने 2 और आइडेंटिफाई कर लिए थे उस टाइम तक, मोहम्मद अफजल एंड शौकत हुसैन। तो शौकत हुसैन की जो वाइफ थी, शी वॉज इन द नो, उनकी नॉलेज में था ये सारा अटैक, तो उसको हमने अरेस्ट किया। फिर बाद में मोहम्मद अफजल और शौकत हुसैन को हमने श्रीनगर से अरेस्ट किया वहाँ पर। हाँ, तो जब हमने उनको अरेस्ट किया, वहाँ से उससे लैपटॉप और 10 लाख रुपया हमें मिले थे। शौकत का अपना एक ट्रक होता था, तो जैसे पार्लियामेंट में अटैक शुरू हुआ तो वो यहाँ से फिर निकल गए थे। इनफैक्ट ये बताना ज़रूरी होगा दैट जैसे ही पार्लियामेंट में अटैक हो रहा था, मोहम्मद ने, नॉट अफजल ने, आई थिंक क्या कहते हैं, और शौकत ने बहुत जिलानी से बात की उसी टाइम ही, एंड उसके बाद ये वहाँ से फिर ये निकल गए, ट्रक से भाग गए, और वहाँ से फिर हमने वैली से पकड़ के इनको फिर यहाँ लेके आए हैं। ये सब 48 घंटों में? हाँ, 48 to 72 आवर्स आप कह सकते हो। 3 दिन के अंदर हमने सारा ये क्या कहते हैं, वी एप्रीहेंडेड दी, इनका जो लोकल कॉन्टैक्ट था। अफजल जो था वो JKLF का था, ऑलरेडी ट्रेंड मिलिटेंट था पहले का, एंड उसने अपना ट्रेनिंग भी कर रखा था POK में, तो मुजफ्फराबाद में इन्होंने उसने ट्रेनिंग कर रखा था। तो सारा जो, और इन्होंने यहाँ 3 हाइड आउट यहाँ पर बनाए थे, 2 मुखर्जी नगर में, तिमारपुर में, और ये तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनका प्लान हो गया था दिल्ली में वी हैव टू डू सम मेजर अटैक, तो इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स भी लाना शुरू किया, ग्रेनेड्स वगैरह लाए, वेपन्स वगैरह लाए, और हम अफजल ही इनको सारा जो 5 थे, इनफैक्ट जो 5 जो बाद में आइडेंटिफाई हुए पाकिस्तानी के, वी कुड ओनली आइडेंटिफाई देम बाय देयर कोड नेम्स ओनली। रजा था एक, और अलग नाम थे, हैदर था, रजा था, एंड क्या नाम है, राणा था, हमजा था, और मोहम्मद थे। तो देयर वर 5 ऑफ देम। ये सारे पाकिस्तानी नेशनल्स थे, और बॉर्डर के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करके आके तो यहाँ पर ये रुके हुए थे। रेकी करने के लिए इन्होंने क्या कहते हैं, एक मोटरसाइकिल ली, 2 मोटरसाइकिल इन्होंने इस्तेमाल की थी। एक तो शौकत का इस्तेमाल किया था, दूसरा इन्होंने एक करोल बाग से इन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी,
और फिर वो मोटरसाइकिल पर ये रेकी करते थे। दिल्ली विधानसभा की भी की थी। हाँ, दिल्ली विधानसभा की भी की थी इन्होंने, एम्बेसीज की भी की थी। हाँ, और चाणक्यपुरी। क्योंकि चाणक्यपुरी का जब हमने इनका जो हाइड आउट पे रेड वगैरह की तो हमें उनसे पुलिस यूनिफॉर्म्स भी मिले थे। अच्छा। हाँ, हमें क्या कहते हैं चाणक्यपुरी का मैप भी, आई मीन हैंड ड्रॉन मैप मिला था, प्लस दिल्ली के मैप मिले थे, प्लस हमें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट वगैरह मिले थे, एक्सप्लोजिव वगैरह उनके दोनों हाइड आउट में। तो मतलब एक जो पर्ची है उससे पार्लियामेंट केस को क्रैक करने में मदद मिली, मतलब। हाँ, हमें जो जैसे मैंने बताया जो स्लिप्स मिले थे और जो सेल फोन्स मिले थे उनके सिम कार्ड वगैरह थे, हमने जो कॉल डिटेल्स, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फोन्स का इतना किसी को नॉलेज नहीं थी। अब तो आई थिंक 2001 में नए नए आए थे मोबाइल फोन्स, तो कैसे ट्रैक किया जाता है क्या करते, तो इतनी नॉलेज नहीं थी। आई मीन ना यूज करने वालों को थी। हाँ, और ना पुलिस को थी। नहीं पुलिस को तो थी, इसीलिए तो हमने क्रैक कर लिया। हाँ, मतलब ये तो लगता होगा कि शायद नहीं पकड़े जाएंगे। अब तो अपराधियों को मालूम है कि भाई यूज भी कैसे करना। हाँ, तो अब तो टाइम्स हैव चेंज नाउ, अब तो सबको पता है। लेकिन एक सबका इंटरेस्ट इस पर आता है कि जैसे आपने जो पकड़े थे, जैसे में अफजल गुरु, उसके बारे में काफी चर्चा होती है, आज तक होती है सोशल मीडिया। इंटरोगेशन के दौरान मतलब अफजल गुरु काफी पढ़ा लिखा भी था। हाँ, he was educated, he was I mean क्या कहते हैं, he was working in a private कंपनी में भी काम मेंटली स्ट्रांग था, क्योंकि ट्रेंड मिलिटेंट था तो मेंटली काफी स्ट्रांग था। इंटरोगेशन के दौरान किस तरह का उसका हाव भाव रहता था, या क्या कुछ मतलब किस तरह से बात? हाँ, क्योंकि जो इसमें शामिल थे उनमें तो एक वही पकड़ा गया मेरा ख्याल है। नहीं, मोहम्मद अफजल भी था, शौकत हुसैन भी था। हाँ, आपने सबसे इंटरोगेशन किया? हाँ, बातचीत तो करी है। क्या बातचीत का क्या हाव भाव रहता था, मतलब किसी आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है, जो मोटिवेशन है अगर आपको टेररिज्म ज्वाइन करने का होता है जैसे ना, वो तो इट इज़ रिलीजन होता है जैसे ना। फिर आप क्या कहते हैं, यू आर रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गए तो भाई मेरे को कौम के लिए कुछ करना है एंड ऑल दैट, तो इसीलिए मोटिवेशन तो रिलीजन होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो टेररिज्म का सस्टेनेंस होता है वो मनी होता है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आई मीन यू आर मोटिवेटेड बाय रिलीजन, बट टेरर एक्टिविटीज कैन नॉट बी सस्टेन इफ यू हैव नो मनी। ठीक है ना, तो इसमें भी हवाला से पैसे आए थे यहाँ पर, आई मीन टू दिस ग्रुप्स। और जो अफजल को जब हमने एग्जामिन किया, जब हमने इंटरोगेट करते थे, आई वुड से ही वाज क्वाइट कूल। आई मीन कोई ही डिडंट एज सच शो एनी क्या कहते हैं रिमोर्स, जिसको कहते हैं ना, कोई रिमोर्स हो एक्टिविटीज़ के बारे में, या आई मीन इतने लोग मारे गए, कोई पछतावा नहीं। एज सच हमें तो लगा नहीं कोई पछतावा हो। 4 आई मीन पुलिस वाले भी मारे गए थे, दिल्ली पुलिस के भी थे, सीआरपीएफ के भी थे, सिविलियन भी मारे गए थे। कोई पत्रकार भी मारा गया था? आई मीन एक ANI के आई थिंक सम कैमरामैन वाज इंजर्ड। हाँ, बाद में उनकी वो हो गई, डेथ हुई थी। हाँ, जो आई मीन ये सो बट देयर वाज नो रिमोर्स और एनीथिंग, एंड एज वी केप्ट ऑन कन्फ्रंटिंग हिम विद दी जो हमारे पास आते रहे एविडेंस आते रहे हैं, तो ही वाज आई मीन जिसको कहते हैं ना, ही वाज क्वाइट, आई मीन ही वाज सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग इट। हाँ, ये था, ऐसा था, ये ना दैट, आई मीन तो ही वाज नॉट जिसको कहते हैं ना, आई मीन कोई रिमोर्स नहीं था दैट मैंने संसद पे हमला करवा दिया, या मैं सारा प्लान, आई मीन ही वाज अ पार्ट ऑफ द टोटली वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान आल्सो। आई मीन जिसको कहते हैं ना, ही वाज द मेन गो बिटवीन। हाँ, जो लोकल बाकी तो सारे पाकिस्तानीज थे, ही वाज द लोकल मैन हु अरेंज्ड फॉर एवरीथिंग। तो उससे क्या क्या पता चला? वैसे उससे सारी कहानी ये पता चला बेसिकली, जैसे मैंने बताया, इन्होंने एम्बेसडर कार कहाँ से खरीदी थी, इन्होंने करोल बाग से एम्बेसडर कार खरीदी थी। एक तिलक बाजार है पुरानी दिल्ली में, वहाँ से आई थिंक अमोनियम नाइट्रेट खरीदी थी। और एक खारी बावली है, वहाँ से एल्युमिनियम पाउडर खरीदी थी। और इन्होंने एक क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल मिक्सचर, क्योंकि वो ये जो नाइट्रेट और एल्युमिनियम पाउडर को मिक्स करना था, तो उन्होंने एक मिक्सर भी खरीदी थी, वो खरीदी थी चांदनी चौक से। हाँ, तो आई मीन ही एंड देन ही टोल्ड अस, आई मीन सारा उसने बताया दैट कहाँ से खरीदी थी, क्योंकि यही लोकल था, यही सारा लेके जाता था खरीदवाने के लिए। मेरी जिज्ञासा है, एक सवाल है मेरा जी, कि जैसे अभी ये बात हम कर रहे थे कि वो तो 48 घंटे में पकड़े गए, आप उन्हें दिल्ली ले आए होंगे जी, इंटरोगेशन कर रहे हैं जी।
लेकिन जो फांसी हुई फाइनली जी अफजल गुरु को, उसे होते होते मेरा ख्याल है सर 10-11 साल लग गए। जी अगर केस इतनी जल्दी खोल ही लिया था और उसमें शामिल एक आदमी को आप जिंदा ले ही आए थे और वो खुले में सब कुछ बता ही रहा था, फिर 10-11 साल लगना, मतलब मैं मानता हूँ न्यायपालिका हमारे यहाँ पर बहुत केसेस होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया भी है, लेकिन फिर भी जब इतना खुला केस था ही, फिर भी 10-12 साल ज़्यादा नहीं है। कुछ कहाँ मामला फंस गया था? देखो ये प्रोसेस है, आई मीन प्रोसेस कोर्ट के का बारे में प्रोसेस तो आई मीन कुछ अच्छा, प्रोसेस से ही लेट हुआ है। हाँ इट वाज एब्सोल्युटली अंडर ये प्रोसेस। जैसे ना आपका पहले तो सेशंस में ट्रायल होती है, हम्म। सेशंस ट्रायल के बाद फिर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में फिर मर्सी अपील्स होती है। हाँ, तो अफजल गुरु शुरू से मान रहा था कि मैं शामिल था, या पहले मना करता रहा बाद में माना? नो 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 आई मीन जिसकी जो आई मीन आप ये कह सकते हो दैट वेदर आवर एविडेंस वाज स्ट्रांग और नॉट, दैट इज सेपरेट मैटर, बट द फैक्ट इज जो आई मीन ही डिस्क्लोज्ड ईच एंड एवरीथिंग। ओके। शौकत का क्या हुआ, उसकी पत्नी का क्या हुआ, गिलानी का क्या हुआ? मोहम्मद अफजल को तो फांसी हो गया, अफजल गुरु वो को तो हाँ। या एंड शौकत को आई थिंक लास्ट में उसको 10 साल की सजा हुई थी ओके। सुप्रीम कोर्ट से। जेल में है? नो आई थिंक ही इज आउट नाउ, अच्छा। बाहर आ गए। ओके। अफसान गुरु एंड अफसान गुरु को और गिलानी को सेशंस ने तो उनको सजा कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट से वो बरी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट से एसआर नहीं गिलानी। हाँ नहीं हाई कोर्ट से बरी हो गए थे, ओके। ठीक है ना। एंड वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। ऑल्दो एक वर्ड उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, नीडल ऑफ सस्पिशन है गिलानी पर। हाँ, बट आई मीन दैट्स व्हाट इट वाज। इस इंटरोगेशन के दौरान जो आपने जिनको पकड़ा होगा, उनसे पूछताछ की होगी, इंटरेक्ट किया होगा, उसमें कोई एक ऐसी बात जो अब तक आपको याद हो, या कोई एक ऐसा शख्स, या मतलब जो आपके दिमाग पर इम्पैक्ट कर गई हो? ऑल्दो आपने इतने टेरर केसेस सॉल्व किए, बट कुछ ऐसा जो नहीं स्पेसिफिकली तो ऐसा कुछ नहीं, बट द फैक्ट ये बताना चाहता हूँ कि सिंस इट वाज अ केस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, आई मीन देयर वाज लॉट ऑफ जिसको कहते हैं ना, आई मीन आई वुड से बिकॉज आई वाज हेडिंग द एंटी टेरर यूनिट दोज डेज, उन दिनों एंटी टेरर यूनिट में ही हेड कर रहा था सेल, तो एक स्ट्रेस था तो रहता ही है। आई मीन देयर वाज अ स्ट्रेस दैट लुक सच एन केस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हो गया है, एंड क्या कहते हैं एंड और आप ही के वॉच में हुआ है जिसको कहते हैं, तो देयर वाज ऑलवेज द क्या कहते हैं आई मीन द प्रेशर। नहीं, हाँ बिल्कुल प्रेशर, इस पे ही चर्चा। वन नीड टू आई मीन मेहनत करके इसको काम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, आई हैड एन एक्सीलेंट टीम बहुत मेरी बढ़िया थी, एंड हम लोगों ने 24/7 काम किया जब तक हमें पहली लीड ना मिली। टिल दैट टाइम कोई भी हमारे में से घर नहीं गया। नहीं अशोक, हाँ यही मैं पूछने वाला था आपसे कि देखिए, सबको मालूम है, नितिन आपको भी मालूम है, सबसे पहले सवाल उठाने वाले और राशन पानी लेके चढ़ जाने वाले आप वो, हैं। नहीं हम लोग आप भी हैं, लोग पत्रकार पत्रकार लोग, लोग, हम ही हाँ। हैं, सर हाँ, को सही बात फॉलो है। किया, हम तो हमारा काम है वो हम करते भी हैं। सही बात। और राजधानी दिल्ली में अटैक, संसद पे अटैक, नहीं उस तरह सब हर्ट थे, गुस्सा थे भाई। हाँ सुपर कॉप अशोक चांद आए दिन अखबारों में अपने इनकाउंटर्स, अपने गुड वर्क को लेकर चर्चा में रहते थे, जब तक सर ने इतने गुड वर्क कर दिए थे कि अलग से इनकी बुकलेट आ गई थी इनके टीम की। तो जब ये अटैक हुआ, तो क्या कभी किसी मंत्री ने, गृह मंत्री ने, कमिश्नर ने, या कोई ऐसा प्रेशर आपको किसी ने कॉल किया, कभी उनसे बातचीत हुई? किस तरह का प्रेशर था, कैसे टीम बनाई, और टीम में कितने लोग थे, क्या उनसे बात हुई थी, किस तरह से आपने मोटिवेट किया, किस तरह से की, मतलब किस तरह से मोटिवेट? क्योंकि हम सब नहीं जानते हम कि सब नहीं किस जानते। तरह तो मैं अंदर काम होता है। बिहाइंड द सीन जनता जानना चाहती आपको है। बताना चाहता हूँ, आई मीन प्रेशर तो मेरे माइंड में था, बट आई मीन आई वाज वेरी लकी दोज डेज। हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे श्री अजय राज शर्मा साहब थे, देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रेशर फ्रॉम हिज साइड। हाँ ठीक है, देखो फीडबैक तो देना पड़ता है, आप आगे क्या कर रहे हो, क्या आपके पास इंटेलिजेंस है, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या आपके पास लीड्स हैं, एंड वो तो आई मीन इट वाज अ रेगुलर फीचर था। बाकी आई मीन देयर वाज नो एज सच एनी प्रेशर, आई मीन दैट भाई कि जिसको कहते हैं ना करो जल्दी करो ना बोलते, देयर वाज नो सच प्रेशर नाइदर फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर फ्रॉम द एलजी, नॉट फ्रॉम इन फैक्ट एनीबडी। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रेशर, बट
एंड द टीम जो हमारी थी, हमारी पूरी जो स्पेशल सेल की सारी टीम्स लगे गए थे। एंड ये कहना भी बड़ा ज़रूरी होगा दैट हमारे पास सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी बड़ी सपोर्ट थी। एंड आई थिंक ड्यू क्रेडिट सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी है दैट हम लोगों ने दोनों ने मिल के ये जो संसद पे हमला हुआ था, वी कुड सॉल्व इट। क्या कभी घर गए उस दौरान जब अटैक हुआ, उसके बाद कितने घंटे बाद आप घर गए? और एक तो मेरा सवाल पहला ऐड ऑन ये है, कितने घर, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, हम बिहाइंड द सीन जब एक इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज होती हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, टीम होती है, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। देखिए, आपके ऊपर कोई बोले ना बोले, लेकिन प्रेशर आपके ऊपर तो रहेगा ही। हम तो वेब सीरीज में देखते हैं, हम तो वेब सीरीज में देखते हैं आप जैसे लोगों को। हाँ, तो और चूंकि एक होता ना कि क्या आपने किस तरह से मोटिवेट किया, नंबर एक, क्या टीम को मैसेज दिया, कितने घंटे बाद घर गए, क्या कोई उस वक्त कोई आप लोगों ने तय किया था कि भाई जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे? देखो अगर टेररिज्म जो है ना, इफ़ यू आर फाइटिंग टेररिज्म, यू हैव टू, आपको अपना कन्विक्शन होना चाहिए, अपने में एक जुनून होना चाहिए दैट भाई मेरे को काम करना है, टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट करना है, और टेररिस्ट को पकड़ना है, और उनको क्या कहते हैं, टेक एक्शन अगेंस्ट देम। सो मैं ये कह सकता हूँ, तो मेरी पूरी टीम हैड दैट कन्विक्शन, दैट जुनून, दैट हमें टेरर मॉड्यूल्स को ख़त्म करना है। तो इस केस में नन ऑफ अस वेंट होम। टिल, जैसे मैंने बताया, हमें एक लीड मिली, जब तक एक लीड ना मिली तब तक कोई अपना घर नहीं गया। उसके बाद भी अगर हम लोग घर जाते भी थे, इट वाज फॉर अ फ्यू आवर्स, एक आध घंटे गए, 2 घंटे गए, अपना व्हाट डू यू कॉल करके फिर हम लोग वापस यूज्ड टू बी बैक इन ऑफिस। और जब केस, माफ करिए, जब केस सॉल्व हुआ तो क्या आप सीपी के साथ किसी के पास वो ब्रीफ करने के लिए गए कि जी हमने यहाँ ये केस सॉल्व किया, या कभी उनको एक ब्रीफिंग होती है, क्या उसकी तरफ उधर से आया कुछ आया? नहीं, ऑब्वियसली ये तो डेफिनेटली जब आप सारे केस, व्हेन यू वर्कड आउट द केस, सारी रिकवरीज हो गई, ये सब कुछ आपका ओपन हो गया है, सारी इन्वेस्टिगेशन, तो ऑब्वियसली तो नॉट ओनली सीपी, यू हैव टू ब्रीफ क्या कहते हैं अदर सीनियर ऑफिसर्स आल्सो, एंड सीनियर क्या कहते हैं फंक्शनरीज। आपने आईसीजे की बात की थी। हाँ, मेरे मन में भी आ रहा था। मैं बताऊं, वैसे तो क्योंकि अरविंद भाई ये सब ज़्यादा देखते हैं क्राइम वगैरह, और इसलिए मैंने आज इन्हें बुलाया भी कि आप मेरे साथ बैठ के आपसे सवाल करें। आप इंटरव्यू देते भी नहीं, तो आप बढ़िया बता रहे हो इनके सवालों पर मेरे मन में भी यही सवाल था जो अरविंद जी ने अब आईसीजे बोला। आप जिन 32 सालों में सक्रिय थे, उनमें बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, है ना। और अब तो 10-12 साल में कम हो गया। आईसीजे वाले को लेकर अभी भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, लोग जानना चाहते हैं भाई अंदर क्या हो रहा था, कौन गया, कैसे आया, क्या उनके साथ डील हुई। और जब ये पॉडकास्ट प्लान कर रहे थे हम लोग, तो अरविंद भाई ने मुझे बताया था कि सर ने जो है उसमें भी उनका रोल है। बहुत कन्विंस करना पड़ा सर को यहाँ तक लेकर आने के लिए, तो सवाल तो बहुत सारे बताओ आप। ऐसे बहुत से केसेस हैं, रेड फोर्ट, बहुत से केसेस हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं जिनको क्रैक करना ही नाको चने चबाना होता था। वो केस क्रैक किए हैं। जब वो अगर लोग कभी सुनेंगे दर्शक, तो वो चौंकेंगे कि कैसे बहुत आसान होता है सवाल उठा देना कि भाई ऐसे हो गया, लेकिन वो लोग जो केस क्रैक करते हैं, जो आतंकवादियों को फॉलो करते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, वो कैसे अपनी लाइफ को गुजारते हैं, वो एक अलग हिस्सा होता है। आईसीजे, नितिन के मन में कौतूहल था, मेरे मन में भी है। सिर्फ ये बताइए कि आईसीजे जो कंधार, उसमें आपकी भूमिका क्या रही? मतलब एक्चुअली मेरी कोई खास भूमिका नहीं थी उस पर, आईसी 814 पे, लेकिन एक कश्मीरी मिलिटेंट जिनका उन्होंने डिमांड किया था दैट इसको भी छोड़ा जाए, वो दिल्ली में जेल में बंद था, तो नाम मैं उसका अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उसको छुड़ाने के लिए फिर हमें टास्क दिया गया था। छुड़ाने का मतलब है उसको, क्या कहते हैं, टू टेक हिम आउट फ्रॉम द जेल एंड टेक हिम टू जो लोकेशन पे उसको छोड़ना था। तो सारी फिर हमने वो सारी जो जिसको कहते हैं पेपर वर्क वगैरह, तो हमने करके फिर उनको असाइंड लोकेशन पे उसको हमने। आप गए थे साथ? हाँ, मैं गया था साथ में उसमें। तो लोकेशन में इंडिया में कि बाहर ही? नहीं, यही था, लोकेशन इंडिया में था। वहाँ पर ये आप जब एक आतंकवादी को आप
छोड़ने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जो हमारे नागरिक फंसे इस वजह से छोड़ने जा रहे हैं, तो वो जो पूरा सफर रहा होगा वो क्या रहा आपके मन में? कचोट भी हाँ, रहा होगा दिमाग कि में चलता है हाँ, बहुत। कुछ मतलब वो क्या अभी भी याद तो करते, क्या रहा होगा वो? आई मीन उस टाइम क्या कहते हैं, सोचने का टाइम नहीं मिलता है. बेसिकली यू आर फॉलोइंग ऑर्डर्स. दोज आर ऑर्डर्स दैट हैड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड दैट वाज डन. तो उसके बारे में तो मुझे तो आई थिंक ज़्यादा मैं तो सोचता नहीं इसके बारे में. मैं फिर एक चीज़ और इस पर आना चाहूँगा सर, क्योंकि अफजल गुरु को 2013 में फांसी हुई थी, और जहाँ तक मेरी याद है मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था जहाँ नितिन भी थे, वहाँ पर आए थे, और सुबह सुबह का वक्त था और हम ही लोगों ने न्यूज़ ब्रेक की थी. मैं तो वॉशरूम से सीधा तिहाड़ जेल ही नज़र आया था. फांसी के बाद तमाम तरह की बातें, और ख़ास तौर से जैसा आपने रिलीजन की बात की, रिलीजन और पैसा दो चीज़ के लिए टेररिज्म होता है. तो क्या कभी जो टेररिज्म के आपने केसेस इन्वेस्टिगेट किए तो कुछ टू डू टू नॉट डू उस टाइप की भी ऐसी कोई बातें लिस्ट नहीं, होती है? कि मतलब एक प्रेशर सा होता है कि भाई ये कोई कभी कंट्रोवर्शियल मैन तो आप रहे हैं, क्योंकि आपने वो केस ही ऐसे लिए केस ही हैं, ऐसे केस ही लिए हैं, तो कभी रहा है क्या कुछ ऐसा दिमाग में? नहीं, डू और नॉट टू डू मेरे दिमाग में तो कभी नहीं रहा है. हमारा तो ये था, अगर इफ़ देयर इज़ कोई इंटेलिजेंस इनपुट आता है हमारे पास, या कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, तो उस पर हम लोग काम करते थे. एंड जो भी टेरर मॉडल होता था उससे उसको यूज्ड टू बस्ट देम. एंड उसके बाद जो भी कानूनी क्या कहते हैं प्रक्रिया होती है, तो उसको हम यूज्ड टू फॉलो दैट. सर उड़ीसा से हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी है. अच्छा, एक आपका रेड फोर्ट केस भी था, उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, किस दिन लंबी बात करेंगे, लेकिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमने उस पर एक एपिसोड बनाया था एक चैनल के लिए. वो रेड फोर्ट केस भी ऐसा ही था, इसमें लोकल्स ने मदद की थी. और अब तो मुझे पता नहीं कितने लोगों को याद होगा नहीं होगा, लेकिन वो बड़ा हमला था. हमारी आर्मी उस वक्त रेड फोर्ट में रहती थी और सीधा उन पर ही हुआ था. उसमें आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? हाँ, उसमें बेसिकली अभी तो मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट करना पड़ेगा. ये भी सेम था. इट वाज अ स्लीपर सेल. जो बाद में नाम उसका आई एम फॉरगेटिंग, जो था, जो पाकिस्तानी नेशनल था, तो वो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया आया था, वैली से लेकर फिर यहाँ पर आया, और उसने फिर एक लोकल लड़की से शादी की. शादी करने के बाद उसने यहाँ अपना एक बेस बनाया. बेस बनाने के बाद में फिर उसने जामिया में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोला, तो जिसको कहते हैं आप लेजिटिमेसी देने के लिए. तो उसने एक पूरा सा स्लीपर सेल में लेजिटिमेसी दिया. आई मीन गिव द लेजिटिमेसी. और ये जो आतंकवादी संगठन था, ये लश्कर ए तोयबा था. हाँ, दिस वाज लश्कर ए तोयबा. दिस वाज, और पूरा लश्कर ए तोयबा का ये था. तो इसमें भी जिसको कहते हैं आतंकवादी आए, एंड दे केम इन, आपके ट्रेन से आए थे. ट्रेन में इन्होंने सारा, जो उन दिनों इतनी चेकिंग वगैरह नहीं होती थी, पुरानी बात है, तो सारा वेपन्स वगैरह उसी में होल्ड ऑल होता था उन दिनों. अगर आपको याद होगा, बेडिंग टाइप याद है, तो उसमें ही सोते थे लोग. हाँ, तो बेडिंग के अंदर वो सारा लेके आए थे वेपन्स वगैरह. और वो इन्होंने भी उसने एक हाइड आउट बनाया हुआ था जामिया में, तो उस पर आके वो रुके थे. फिर उन्होंने उन्होंने लाइट एंड साउंड होता था रेड फोर्ट पे, है या नहीं, आई डोंट नो. तो फिर इन्होंने आके वहाँ पर लाइट एंड साउंड में काफ़ी बार आया, इन्होंने रेकी करने के लिए रेड फोर्ट का. उन दोनों वहाँ पर आर्मी की तैनात भी थी. तो रेड फोर्ट का रेकी करने के बाद में, तो उस दिन भी वो क्या कहते हैं, लाइट एंड साउंड देखने के बाद, और वेपन्स वगैरह इन्होंने ना, जैकेट, क्योंकि विंटर का दिन था, वो भी विंटर था, और वेपन्स पूरा जैकेट के पीछे छुपा रखे थे. एंड उसके बाद फिर देन दे अटैक्ड दी रेड फोर्ट. जो आर्मी का ये था, उसमें 3 मारे गए थे. 3 पर्सन वर शॉट डेड. और ये जो रेड फोर्ट का जो बैक साइड है, वहाँ से उन्होंने कूद के भागे थे. तो वहाँ से भी जब कूद के भागे थे, तो फिर जब हमने वहाँ की तलाशी वगैरह ली जहाँ से कूद के भागे थे, हमें फिर एक क्लू मिल गया था, लीड मिली थी वहीं से. क्या लीड वही मिली थी दैट ये भागते भागते किसी का पर्स गिर गया था. सच में ऐसा होता है क्या? यस, बिल्कुल. इसी वजह दिस से इज व्हाट इट इज. मतलब वेब सीरीज और इसमें तो हम देखते हैं कि कहीं किसी को छूट जाता है, ऐसा भी हो जाता है. नहीं, इस वजह से जो हम लोगों ने सीखा कि जो क्राइम सीन है, जैसे चाहे पुलिस चाहे क्राइम रिपोर्टर, क्राइम सीन इज द मेन. क्राइम सीन की पूरी अच्छी तरह, जिसको कहते हैं ना, मुआयना करना, यू हैव टू डू इट.
एंड उससे आपको बहुत लीड्स मिलती हैं। तो वन भागते भागते वेपन भी वो छोड़ के चले गए थे। इतनी अफरा तफरी में पड़ गए हाँ, बिकॉज बन गया, मैं हो गया था ना, आई मीन हो हल्ला हो गया था। लाल किला अपने आप में, लाल तो किला, उसके बाद संसद फिर ये भवन। वेपन छोड़ के चले गए थे। उनमें से फिर एक तो हमने गिरफ्तार कर लिया था, एक फिर हमने वो था पाकिस्तानी अबू शामल बोल के, अभी भी मुझे याद है। तो वी कॉर्नर्ड हिम इन जामिया एंड देयर वाज एन शूट आउट एंड देन हाँ, मैंने वो घर देखा है, मैं गया था। शॉट डेड। एक अब मैं आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ, आप तो बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं, आप भी बहुत आतंकवादियों को आमने सामने देख चुके हैं। आप लोगों के मुंह से जब मैं नाम सुनता हूँ कि ये जैश ए मोहम्मद ने किया, ये अलकायदा ने किया और ये लश्कर इसमें शामिल था, ये जो दुकानें हैं आतंकवाद की, ये इनमें कुछ फ़र्क है इनकी मॉडस ऑपरेंडी में? कुछ ख़ास तरीके से कुछ अंजाम देते हैं, कुछ ख़ास हथियार, या फिर एक जैसी हैं बस नाम अलग अलग हैं? See, I'll tell you, I mean, फर्क इतना है, लाइक अगर आप देखें तो दे आर हेडेड बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है ना। जैश मोहम्मद इज हेडेड बाय मौलाना मसूद अजहर, लश्कर हाफिज, लश्कर सैयद हाफिज इज हेडेड। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग हेड करते हैं ये। देन इनकी जो जिसको कहते हैं ना, जैसे जैश मोहम्मद है, जैश मोहम्मद वाज मच मोर, दे आर मच मोर वायलेंट। अच्छा, आई मीन नॉट वायलेंट इन द सेंस दैट दे आर क्या कह सकते हैं, आई मीन बड़े आतंकवादी हमले के लिए जाने के नाम पर। दे आर इंटरेस्टेड इन बिग अटैक। बिग अटैक। हाँ, जो लश्कर है इट कैन डू स्मॉल आल्सो, जिसको कहते हैं ना, आई मीन अच्छा, इनके यहाँ भी ऐसा स्विच करते हैं आतंकवादी कि पहले इधर कर रहा था अब उधर चला गया? ऑब्वियस सी बात है। आई मीन आई वुडंट से स्विच करते हैं, लेकिन ये नाम बदलते रहते हैं। जैसे हरकतुल अंसार था पहले, जैसे हमारे जो मौलाना मसूद अजहर थे, ये बेसिकली पार्ट ऑफ हरकतुल अंसार। उसके बाद जब उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ से छूट के गए, तो उसने फिर जैश मोहम्मद बना ली। सेकेंडली, जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब हो जाते हैं, उनके खिलाफ सैंक्शन लग जाता है, तो अपना नाम बदल देते हैं। अब जैसे है तो वही, आई मीन ये, एंड ये भी कहना चाहता हूँ दैट मौलाना मसूद अजहर इज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको डिक्लेयर भी उसको कर दिया बवाल है। भी बहुत होता है उसको लेकर इंडिया में। कई बार चाइना उसको सपोर्ट तो करता है। नाम बदलते वही रहते हैं, लेकिन नाम बदलते हैं, चेहरा इंटेंशन वही वही रहता है, है। हाँ। इंटेंशन वही है। इंटेंशन इज बेसिकली टू क्रिएट टेरर। मैं अभी बताता हूँ। जैसे सर ने बताया, जैसे हाफी जो लश्कर है जमातुल दावा कर दिया। और अभी चूंकि ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये बहुत मौजूद सवाल है आज की करंट सिचुएशन में। जम्मू कश्मीर में अभी जो अटैक रिसेंट में हो रहे हैं, तो अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफाइड हो गए हैं। अब वो वीडियो रिलीज करते हैं, साइको वॉर करते हैं, और नए नए नाम बना दिए उन्होंने सर। अब जैसे द रेसिस्टेंस फोर्स और कोई जम्मू कश्मीर टाइगर्स और इस तरीके के नाम आए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जो बैन न लग जाए या FATF में पाकिस्तान को न हो जाए, इन चीज़ों से बचने के लिए बस नाम बदलते हैं। नाम बदलते रहते हैं, बट अदरवाइज द इंटेंशन इज द सेम। इनमें भी होड़ होती होगी ना कि किसकी लिस्ट में कितना बड़ा अटैक है, किसने कितने लोग मारे, किसने कितना इंडिया को हर्ट किया। हाँ, सबके पीछे तो ISI सबसे पीछे तो पाक ISI है, इसमें तो कोई अच्छा, डाउट मतलब फंड भी एक ही जगह से मिल रहा है, फंडिंग भी, रिक्रूट भी एक ही टाइप है, सब कुछ। हाँ देखो, रिक्रूटमेंट तो मैंने बताया ना, रिक्रूटमेंट इज बेसिकली जो मोटिवेशन होता है इनिशियल आपका। जैसे आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, जितने भी हमने बातचीत करी है जो हमने पकड़े हैं, तो इनिशियल तो वो इट्स रिलीजन। तो क्या सैलरी वैलरी मिल रही है? रिलीजन तो ये ठीक है। बेसिकली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आई मीन जो हमारे टाइम की बात है, आई मीन अब तो काफ़ी टाइम गुजर गए हैं। दोज डेज अगर कोई टेररिस्ट मारा जाता था तो उसके घर वालों को पैसा पहुँचता था, एंड वो रेगुलर मंथली पहुँचता था। अच्छा, हाँ। तो इनफैक्ट हमने वी हैड अरेस्टेड वन पर्सन हियर, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, हु वाज कैरिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैमिलीज ऑफ द डेड टेररिस्ट्स। और ये पैसा उन दिनों तो हवाला से आता था। इट वाज ऑल कमिंग थ्रू हवाला। सर मेरा एक सवाल है, और ये लोग जानना भी चाहते हैं, नॉर्मल एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे 2 केस का जिक्र हुआ, संसद भवन, रेड फोर्ट, आए पाकिस्तान से, लेकिन ये जो लोकल जो स्लीपर सेल या लोकल उनको शेल्टर मिल जाता है, ये किस तरह से होता है? मतलब पहले पाकिस्तान से ही लाइन अप होता है यहाँ आके, मतलब ये लोकल लोग जो इंडिया के ही लोग हैं, वो कैसे मतलब
उनके संपर्क में रहते हैं, संपर्क में संपर्क रहते में आ हैं, जाते कैसे हैं। सपोर्ट करने लगते हैं, कितना बढ़िया एज आई टोल्ड ना, मोटिवेशन है, मोटिवेशन में भी मनी, में भी सम अदर थिंग, मे बी रिलीजन, में भी मनी। बट ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट या आईएसआई यहाँ स्लीपर सेल अपने बनाते हैं, मतलब स्लीपर सेल इनके होते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं। नहीं, वो तो होते ही है। जैसे आपको आप थोड़ा सा मगर हट ले यहाँ से, टेररिज्म से, ठीक है तो स्पाइंग एक्टिविटीज़ होता है, जी, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसको कहते हैं, राइट जो सर। स्पाइंग एक्टिविटीज़ होता है, तो वो तो आई मीन क्या कहते हैं, तो बेसिकली दे आर ऑल जिसको कहते हैं लोकल होते हैं, हमारे लोकल इंडियंस ही होते हैं, हु आर इन्वॉल्व इन स्पाइंग एक्टिविटीज़। उनको ट्रैप किया जाता है। हाँ, तो अलग अलग ये है। अच्छा, अब जैसे इतनी सारी वेब सीरीज आती हैं, मैं बार बार उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जाके एक, मतलब पहले फिल्मों में उतना डिटेल में बताते नहीं थे, तो अब किताबें भी आने लगी हैं और अब वेब सीरीज़ वगैरह बनती हैं, आप देखते भी होंगे। तो इन्हें देख के आपको कुछ कभी कभी सच भी लगता है या हंसी आती है कि यार ये सब तो फिक्शन है, इसमें कुछ होता है, मतलब कुछ करते हैं वैसे जैसा आप लोग करते थे? बिटवीन यू एंड आई डोंट सी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये खुद आई डोंट सी एनी एज सच एनी वेब सीरीज। सर अपने आप में एक वेब Because- सीरीज है। नहीं, नॉट दैट, ठीक है, आई मीन मैंने सलाह दी वैसे किताब लिखने की। देखो उनका काम है, दे हैव टू ड्रामाटाइज एवरीथिंग, हाँ। एवरीथिंग हैज टू बी ड्रामाटाइज, नहीं तो बिकेगा नहीं, ठीक है ना। आप देखो, एनी प्राइवेट एंटरप्राइज डज इट फॉर प्रॉफिट, सही। ठीक है ना। अगर उसका सीरीज ही नहीं बिकेगा तो बनाएगा क्यों फिर, ठीक पर है हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आपको 2-1 लोग जो है ना संपर्क करें कि थोड़ा इनपुट दीजिए। एक आखिरी सवाल है मेरे मन में, मैं अधिकतर जो भी पुलिस ऑफिसर हमारे आते हैं उनसे पूछ लेता हूँ, कुछ बता भी देते हैं। ये जब आप 24 घंटे एक्शन में रहते हैं, तो जैसे आपके पास नाम होते हैं ना आतंकवादियों के, आतंकवादी संगठनों के, आप लोगों के नाम भी पहुंचते ही होंगे कि यार ये थोड़े ज़्यादा ही एक्टिव हैं, ये जल्दी पकड़ लेते हैं। तो कभी होता है ऐसा कि उधर से भी धमकियां मिलती हों, उधर से भी कभी किसी ने किसी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की हो? मतलब ऑब्वियसली आप नहीं मानते प्रेशर, तभी इतना लंबा चौड़ा अच्छा रिकॉर्ड है आपका, पर कभी हुआ हो? See, when you are fighting terrorism, so you are always under threat. At that point of time, I was also under threat. तो ठीक है, सिक्योरिटी मिली थी? I had security. अच्छा, सिक्योरिटी मिली। Yes, I had security with me those days. But it's part of your job, ठीक है ना। ये तो है, मुश्किल काम है सर, पर आपने निभा लिया। मुश्किल तो है, बट क्या कहते हैं, मैंने बोला है ना, एक जुनून, सर, कमिटमेंट होती है। आप जैसे अफसरों के जुनून की वजह से हम सुरक्षित हैं, और ये भी सच है कि 1 दशक से ज़्यादा हो चला है, और ये एक थैंकलेस जॉब ही है कि मतलब अब जब हमला होता है तो हम गाली तो देते हैं और देनी भी चाहिए, गुस्सा आता है, लेकिन अब जब नहीं होता है और टच वुड ना हो, घाटी में छिटपुट हमले अब होते हैं, लेकिन पूरा देश तो लबोलुबाब ये है कहानी का कि सुरक्षित ही है। तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इस तरह से लगे, और आपके बाद वाले ऑफिसर्स भी, मेरा ख्याल है आप लोगों ने जितनी मेहनत की उसके बाद उसका फ़ायदा उठाते होंगे, और आज इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा एजेंसियों का और आपस में कोऑर्डिनेशन है, जिस वजह से आज हम पहले ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। कम से कम हमारे हिंदुस्तान के शहरों में तो अब उस तरह की घटनाएं नहीं होती, ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको कुछ पूछना हो, मैं कहीं बीच में आ गया हूँ तो पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सिर्फ ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अशोक चांद सर ने, मतलब ये जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। कई मतलब स्पेशल सेल आज बहुत बेहतर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन जैसे अफसरों की वजह से कि वर्क स्टाइल, जुनून किस तरह से करना है, वो जो जूनियर्स ने सीखा वो आज वो कर रहे हैं। तो अशोक चांद सर को फॉलो करने वाले दिल्ली पुलिस में इन्वेस्टिगेटर, वो कई ऐसे ऑफिसर हैं जो इनकी लाइन पे चल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो हमारे ही आसपास कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हम और आप पहुंच नहीं पाते, किताबों के ज़रिए कभी देखने का मौका मिल जाता है, या कभी कोई, जैसे मैंने कहा, इंटरव्यू आ जाता है, जब कोई ऐसा आदमी बैठता है और आके अपनी बात कहता है जिसने वो सारे केसेस बहुत करीब से देखे हैं, इन्वेस्टिगेट किए हैं, खोले हैं, जिनका एक काम था। हम तो मीडिया में पढ़ते सुनते हैं, अरविंद जी जैसे पत्रकार जब कभी बताते हैं, कभी पैकेज बनते हैं, कभी खबरें अखबारों में आती हैं, तो बड़ा दिलचस्प भी है और बहुत आदर भी आता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आमने सामने बैठ के ऐसे बात करके समझ सकता हूँ कि क्या माइंडसेट रहता होगा उन आतंकवादियों का जो किसी न किसी मोटिवेशन के चलते अपनी जान लगा देते हैं, और क्या मोटिवेशन रहता होगा ऐसे अफसरों का जो अपनी जान लगाए रखते हैं और परिवार की जान भी कई बार स्टेक पर होती है,
लेकिन हमारे आपके लिए दिल जिगर सब लगाए रखते हैं। और 32 साल हो गए अशोक चांद जी को। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे केसेस हैं उनके खाते में जिन्होंने सॉल्व किए हैं। ये तो एक दो पर बात हुई, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि किसी ना किसी पॉडकास्ट में आपको फिर से कष्ट दें, फिर खींच के लाएं और अब बात हो। अशोक चांद जी का स्पेशली शुक्रिया, क्योंकि इंटरव्यू देते नहीं है अशोक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पढ़ाकू नितिन में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी गुरुवार को, फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। नितिन ठाकुर को इजाजत दीजिए और आप दोनों को एक बार फिर से शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच। 26 जनवरी 2020 देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने रखा पॉडकास्ट की नई दुनिया में पहला कदम। 26 जनवरी है आज तक रेडियो के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। और शुरू हुआ ऑडियो कंटेंट का वो कारवां जिसने देश को दिए एक से बढ़कर एक पॉडकास्ट। 3 ताल सीजन 2 का 35वां समागम। कमलेश ताऊ, कुलदीप सरदार, जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स। और इस सफर में आज तक रेडियो ने हासिल किए कई मकाम। And the award for the best podcast goes to आज तक रेडियो। 25 देश, 8 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स, 20 पॉडकास्ट और 11 ग्लोबल अवार्ड के साथ आज तक रेडियो पूरे कर रहा है शानदार 4 साल। ये आज तक रेडियो है।